नमस्कार। मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल के परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। उसी कड़ी में हम हमारे सिलेबस का जो अगला पार्ट है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसकी बात आज हम शेयर करेंगे आपसे। देखिए, किसी भी विषय के में जब सिद्धांत डेवलप होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, यानी वो टेस्टेड फैक्ट्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद ही वो प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है, तो टेस्टेड फैक्ट्स ये है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करके अपने जीवन की तमाम तरह की क्रियाओं का संचालन करता है। इस दौरान उसके पर्यावरण के तमाम घटक भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से गुजरते हैं, या हम यूँ कह लें कि मानव और पर्यावरण के आपसी अंतर संबंधों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस धरातल पर होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि बिना परिवर्तन के जीवन का जो पहिया है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मानव, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य से बहुत ही प्राथमिक स्तर पे जो रह रहा है जंगल में, वो मानव हो, चाहे वो बहुत ही उच्च स्तर पर विकसित मानव हो जो हमारे नगरीय क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहता है, वो निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन इस धरातल पर करता रहता है। कुछ ना कुछ यानी हम यूँ कहें कि प्रत्येक तत्व जो है इस धरातल पर वो प्रतिक्षण उनमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है। किसी में धीमी गति से बदलाव होता है, किसी में तीव्र गति से बदलाव होता है। तो जैसे हम माने स्वयं पृथ्वी है, पृथ्वी में तमाम तरह की ऋतुएं हम देखते हैं यहाँ अपने, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये एक चक्र चलता रहता है। या हम दिन रात का चक्र देखें, ये चलता रहता है। या हम देखते हैं कि एक ही साथ कहीं पहाड़ों का उद्भव हो रहा होता है, कहीं उन्हीं पर्वतों का जो है वो अपर्दन हो रहा होता है, कहीं जो है नदियाँ प्रवाहित हो रही होती हैं, उनका जल एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा होता है, समुद्र में लहरें चल रही होती हैं, तमाम तरह के जीव जंतु अपना विकास कर रहे होते हैं, और उस विकास की अवस्था में वो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, और उस दोहन के साथ साथ उन संसाधनों की प्रकृति में, उन संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे हम मान लें कोई भी पशु है, चारा चरता है, तो चारे के साथ वो घास को ख़त्म करेगा, जाहिर है, घास के साथ उसकी जड़ें भी निकलेंगी, मिट्टी का अपर्दन और अपक्षय होगा। इसी तरह से पेड़ पौधे स्वयं हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तो एक ही साथ जहाँ उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, उसी के साथ साथ उन्हीं जड़ों के द्वारा फ्रैक्चर भी होते हैं चट्टानों में, जिससे अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया और आसान हो जाती है। इस तरह से कई तरह के चक्र जो है वो चलते रहते हैं। यानी नदियों की उत्पत्ति होना, झीलों में पानी का आना जाना, बर्फ़ का जमाव होना, उसका पिघलना, ग्लेशियर बनना, ये निरंतर जो है वो एक प्रक्रिया है। पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, साथ ही साथ वो जो है सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है। इट मीन्स पूरे राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रत्येक चीज़ में होता है। इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई चीज़ स्थिर या शाश्वत नहीं है, बल्कि उसमें प्रतिक्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो इसी के आधार पर मानव भूगोल में 3 सिद्धांत विकसित किए गए। एक सिद्धांत कहलाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कहलाता है पार्थिव एकता का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत हम ये मान लें कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। ये 3 सिद्धांत मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस में। तो आज हम बात करेंगे आपसे जो हमारा पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसके बारे में मैं भी आपसे कह रहा था, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं।
क्रियाशीलता का मतलब यह है कि मानव के चारों तरफ विद्यमान सभी भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। हर चीज़, चूँकि मानव उससे अंतर संबंध स्थापित करता पर्यावरण से, और अंतर संबंधों के अंतर्गत वो पर्यावरण को परिवर्तित करता है या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है, यानी अनुकूलन करता है। इन क्रियाओं के साथ साथ प्रत्येक चीज़ जो है वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि दिन रात का होना, ऋतुओं का होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, नदियों के जल में प्रवाह होना, समुद्र की लहरें निरंतर प्रवाहित होना, इसी तरह से ग्लेशियर का पिघलना और उनके द्वारा धरातल का अपरदन करना या नदियों में जल प्रवाहित करना। इसी तरह से साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि पर्वतों का उत्थान होता है, वो एक क्रिया है, मतलब परिवर्तन है धरातल में। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की अपरदन क्रियाओं के द्वारा उन पर्वतों का जो है वो समतलीकरण भी होता है, उच्च भूभागों का समतलीकरण होता है। यानी एक जगह साथों साथ समतलीकरण होता है, यानी जो पदार्थ हैं उनका अपरदन होकर निचली जगहों पे वहाँ जाके उनका निक्षेपण होता है। तो इस तरह से कहीं धरातल ऊंचा हो रहा है तो कहीं धरातल नीचा हो रहा है, यानी प्रत्येक चीज़ जो है वो क्रियाशील अवस्था में होती है। हम उनको अगर एक लाइन में ये कहें कि प्रत्येक तथ्य का, जो भी भौगोलिक तथ्य हैं, उनकी जो स्थिति है वो ये है कि उनका उद्भव होता है, उनका विकास होता है, फिर उनकी समाप्ति होती है। इस तरह से उनका चक्र चलता रहता है, यानी ओरिजिन उनका डेवलपमेंट और उनकी डेथ है, जिसको हम उनका एंड कह लेते हैं। ये चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक तत्व जो इस धरातल पर पाए जाते हैं वो इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इस धरातल पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राकृतिक या सांस्कृतिक, जिसको हम भौतिक या सांस्कृतिक कहते हैं, ये जितने भी तत्व हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हों, चाहे वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हों, उन सब में कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मानव स्वयं खेती करता है तो धरातल को निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा, जंगल से लकड़ियाँ काटता है, पेड़ पौधों का विनाश करता है। यही नहीं, बहुत सारे निर्माण के कार्य करता है मनुष्य, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग बनाए, चाहे वो बांध बनाए, चाहे वो सड़क बनाए। ये तमाम सारी क्रियाएं किसी न किसी रूप में धरातल को परिवर्तित करती रहती हैं, उसके रूप को परिवर्तित करती रहती हैं। इसीलिए हमने परिभाषा जब पढ़ रहे थे तो एलन चर्चिल सिंपल की एक परिभाषा थी कि मानव भूगोल, मानव मतलब जैसे कहा जाता है ना, अस्थिर पृथ्वी, अनस्टेबल अर्थ, और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिवर्तनशील संबंध हैं, यही क्रियाशीलता को और एक्टिवनेस को क्या कहते हैं, प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसीलिए कहा गया था कि मानव जो है वो एक बहुत ही सक्रिय घटक है इस हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण का, जिसको हम कहते हैं एक्टिव एजेंट। तो मानव के एक्टिवनेस की वजह से भी बहुत सारे परिवर्तन इस धरातल पर होते रहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को वर्णित करते हुए एक विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था जीन ब्रून्स, उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय तथ्यों का निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। समझ गए आप? मीन्स कि परिवर्तनशील दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, यानी हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। अब वो परिवर्तन की गति जो है वो धीमी हो सकती है या वो तेज हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। ये मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में से है, जिसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। साथियों देखिए, अब क्या होता है, ये जो क्रियाशीलता है, किसी चीज़ में एक्टिवनेस बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो जो भी परिवर्तन होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम करती है, कोई ना कोई फोर्स काम करते हैं। जैसे हमने देखा, अभी बात हमने आपसे की, धरातल पर कितने तरह के परिवर्तन होते हैं,
और वायुमंडल में कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। स्वयं मानव जीवन में मानव बच्चा सा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, डेथ होती है। यही साइकिल लगभग तमाम सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी काम करती है। तो ये निरंतर जो है वो परिवर्तनशील अवस्था में होते हैं। अब इस परिवर्तनशील अवस्था के पीछे कुछ ना कुछ शक्तियाँ काम करती हैं, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं उन शक्तियों की जिनके द्वारा निरंतर क्रियाशीलता बनी रहती है विभिन्न भौगोलिक तथ्यों में, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। ठीक है, उन शक्तियों को अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में हम उन्हें बांट सकते हैं। एक तो हम पहली अगर कैटेगरी कहें तो जिसको हम कहते हैं भौतिक शक्तियाँ, और दूसरी कैटेगरी अगर हम कहें तो जैविक शक्ति, और तीसरे कैटेगरी अगर हम बात करें तो वो मानव शक्ति है। तो 3 तरह की शक्तियाँ इस धरातल पर काम करती हैं जिसकी वजह से विभिन्न तथ्यों में क्रियाशीलता बनी रहती है। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करें अगर, तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं भौतिक शक्तियों की। भौतिक शक्तियों का मतलब है कि नेचुरल फोर्सेज जिसे हम कहते हैं। अब उस नेचुरल फोर्सेज में कौन कौन सी फोर्स हैं जो धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो सबसे पहले हम उसमें 3-4 तरह की हम बात करेंगे। भौतिक शक्तियों में एक तो होता है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, यानी प्लैनेटरी रिलेशंस ऑफ अर्थ। इस सौरमंडल में पृथ्वी स्वयं उसका क्या संबंध है, कैसे परिवर्तनशीलता आती है, एक तो ये शक्ति। दूसरी जो है वो सौर शक्ति से हम कहते हैं, सूर्य की वजह से जो परिवर्तन इस हमारे पृथ्वी धरातल पर होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं सोलर फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं सौर शक्ति। और इसी तरह से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और इसके अलावा पृथ्वी की स्वयं की एक बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। तो आज हम इन 4 भौतिक शक्तियों की भी बात आपसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के बारे में। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी का प्लैनेटरी रिलेशंस क्या है उस सौरमंडल में। हमने फर्स्ट ईयर में सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है। पृथ्वी उनमें से एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जहाँ जीवन है, जहाँ लोग निवास करते हैं। बाकी और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है अभी तक की खोज में। तो ऐसा पृथ्वी जो है स्वयं परिवर्तित होती रहती है। ग्रहीय संबंध का मतलब ये है कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती रहती है और इसके साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटती रहती है। तो इसकी स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब इसके स्थिति में निरंतर परिवर्तन होने की वजह से चाहे वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाए, चाहे वो 1 साल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, इस समय विभिन्न प्रकार की क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं भी होती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी मौसमीय घटनाएं भी होती हैं, जैसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात का होना। ठीक है, पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, यानी सूर्य के सामने जो हिस्सा होता है वहाँ दिन और उसके पीछे जो हिस्सा होगा वो रात होगी। इसी एक बहुत बड़ी ये घटना है। इसी तरह से जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है तो उसका परिणाम होता है ऋतुओं का होना। इसीलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः यहाँ शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा की ऋतुएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, यानी सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है और वर्षा भी होती है। ये प्रमुख ऋतुएं होती हैं। इनके बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड्स भी होते हैं जिनमें ऋतुएं मिक्स रूप में होती हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब पृथ्वी की गतिशीलता की वजह से है, जो पृथ्वी स्वयं उस अपने सोलर सिस्टम में, अपने सौरमंडल में जो सूर्य है, जो मुखिया है सौरमंडल का, उसके चारों तरफ घूमती है और स्वयं अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं जिनको हम देखते हैं। और इस दिन रात होने की वजह से और ऋतुओं के परिवर्तन की वजह से इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका भी अनुकूलन होता है, उनका भी विकास होता है। इसीलिए ऋतुओं के अनुसार जो है कई तरह की चीज़ें जो है वो धरातल पर पाई जाती है। पेड़ पौधों की प्रकृति अलग हो सकती है, जीव जंतुओं की प्रकृति अलग हो सकती है, मानव का रहन सहन अलग होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द सीजन। ठीक है, और ये पृथ्वी की गति के कारण होती है।
एक बात तो ये होगी। दूसरी जो भौतिक शक्ति है महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं सौर शक्ति या सोलर पावर जिसको हम कहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि सूर्य जो है हमारा ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है, यानी पृथ्वी धरातल पर जो भी ऊर्जा पाई जाती है किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, चाहे वो जीव जंतुओं में हो, चाहे वो खनिज संसाधनों में हो, कोल, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर पावर, ये तमाम तरह के जो अपार ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सब में ऊर्जा आई कहाँ से है? वो सूर्य से है। और सूर्य से आती किस रूप में है? सूर्यातप, जिसे हम कहते हैं इंसोलेशन, उसके रूप में आती है। यानी रेडिएशन होता है लाइट का और हीट का, उसकी वजह से हमारा पूरा वायुमंडल गर्म होता है और हमारी पृथ्वी के तमाम सारे तत्वों को भी ऊर्जा मिलती है। इवन पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, जिससे उनकी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य की वजह से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, यानी तापमान में परिवर्तन होता है। और तापमान जो है वो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम ये मान लें बारिश का होना, यानी वर्षा का होना, ठीक है, ओस का पड़ना, पाला पड़ना, बर्फ़ का जमना, बर्फ़ का पिघलना, इसके साथ साथ आंधी तूफान का आना, क्योंकि तापमान की वजह से वायुमंडलीय दाब में भी अंतर पाया जाता है। तो जब वायुमंडलीय दाब में अंतर पाया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है? पवनों का प्रवाह होता है, तो चक्रवात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो विनाशकारी जो तूफान भी आते हैं, इवन के समुद्रों में भी लहरें ऊंची उठने लगती हैं उन तूफानों की वजह से, और कई बार इनका रूप बड़ा भयंकर हो जाता है। तो ये तमाम तरह की मौसमी घटनाएं जो है वो सौर शक्ति के कारण होती है, यानी सूर्य की शक्ति की वजह से होती है। और ये शक्ति जो है वो, ये तो तमाम तरह के आपको घटनाएं दिख रही होती हैं, ये घटनाएं परिवर्तनशील होती हैं। अचानक आप देखते हैं ना मौसम कैसे बदल जाता है, ज़रा सी देर में बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई, या एकदम तेज़ तूफान आया और उसके बाद बिल्कुल मौसम शांत हो गया, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, अचानक जो है वो ठंडक हो गई। जैसे मरुस्थलीय भागों में देखें, दिन में बहुत ज़्यादा तापमान होता है और रात में जैसे हम देखते हैं सूरज ढलते ही बहुत कूल प्लीजेंट मौसम हो जाता है। तो ये बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है। उसके पीछे उत्तरदायी कौन सी शक्ति है? वो सूर्य की ही शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य की शक्ति जो है वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, यानी अनियमितता क्रिएट करती है, अनियमितताओं का निर्माण करती है। सूर्य की शक्ति बहुत तरह के अनियमितताएं डेवलप कर देती है, उसको संतुलित करने के लिए फिर दूसरी शक्तियां काम करती हैं। तो एक तो बड़ा परिवर्तन का कारण हमारी, यानी क्रियाशीलता का कारण हमारा जो है वो सूर्य भी है। और हम तीसरी शक्ति की बात करें भौतिक शक्तियों में, तो वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, यानी पृथ्वी के अंदर स्वयं बहुत ही शक्ति होती है, जिसकी वजह से दो घटनाएं घटित होती हैं, जिनको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। दो नाम है, एक का नाम है भूकंप और दूसरा का नाम है ज्वालामुखी। ये दोनों शक्तियां बहुत तीव्र गति से होती हैं। इसके साथ साथ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में दो तरह की शक्तियां हैं, एक दीर्घकालिक शक्ति है और एक अल्पकालिक शक्ति है। तो अल्पकालिक शक्तियों का परिणाम होता है भूकंप और ज्वालामुखी, यानी थोड़ी सी देर में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। आप देखते हैं ज़रा सी देर में, मिनट के लिए, मुश्किल से आधा सेकंड्स के लिए भूकंप और बहुत सारी तबाही मचा के चला जाता है, क्योंकि वो शक्ति बड़ी पावरफुल होती है और सडन चेंज होता है। इसी तरह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अचानक पृथ्वी में फ्रैक्चर हुआ और लावा और गैस और मैग्मा तमाम तरह की चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं और उससे बहुत सारे परिवर्तन इस धरातल पर हो जाते हैं। पहले से स्थित बस्तियां या कोई धरातल वो बिल्कुल बदल जाता है और एक नई धरातल का निर्माण हो जाता है इन सडन चेंजेस की वजह से। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं। इसी तरह से पृथ्वी की जो दीर्घकालिक शक्ति है, उसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होना धीरे धीरे, जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में पर्वत निर्माण सिद्धांत कोबर का, या प्लेट विवर्तन की पढ़ी हमने। तो उसमें क्या होता है, आंतरिक शक्ति की वजह से धीरे 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 प्लेटें मूव करती हैं और उसके बाद कई तरह की भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण होता है, कई तरह की भूगर्भिक घटनाएं होती हैं और कई तरह के धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। यानी भूसन्नतियों में तलछटों का जमाव होता है, उस जमाव की वजह से दबाव पड़ता है, दबाव की वजह से भी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि जो हमारे अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं, उनका निर्माण इन्हीं भूसन्नतियों के द्वारा, जो टेथिस भूसन्नत थी उसमें तलछटों के जमाव के फलस्वरूप ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये शक्तियां धीरे धीरे काम करती हैं
और पर उसके अब हमें दिखती नहीं है, सैकड़ों साल में, हज़ारों साल में उसका परिणाम दिखता है। जितने बड़े बड़े ये पर्वत हमें दिख रहे होते हैं, ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं है, बल्कि ये हज़ारों लाखों वर्षों का परिणाम है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, जो जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके अलावा एक और भौतिक शक्ति है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, यानी ग्रेविटेशनल का मतलब पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे धरातल के चारों ओर वायुमंडल का भी निर्माण हुआ है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो वायुमंडल का निर्माण नहीं होता, यानी विभिन्न प्रकार की जो गैसें हमारे वातावरण में पाई जाती हैं वायुमंडल में, वो नहीं होती। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी गैस है जीवनदायिनी, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा सांद्रण निचली परत में, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, उसमें गैसों का सर्वाधिक कंसंट्रेशन पाए जाने का मूल कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से इस धरातल पर तमाम तरह के जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं और मानव है, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो यहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता, और फिर हमारा जो है सर्वाइवल मुश्किल हो जाता, कोई चीज़ यहाँ स्थिर नहीं रह पाती। ठीक है, तो एक तो इसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। इसीलिए ये कहा गया है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कि ये बैलेंसिंग फोर्स है। सूर्य के द्वारा जो अनियमितताएं उत्पन्न की जाती हैं, उन अनियमितताओं को ये नियमितता का रूप देने का प्रयास करती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अदरवाइज अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो सारी चीज़ें उथल पुथल अवस्था में होती। इसीलिए इसको कहा गया है बैलेंसिंग फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को। तो ये एक बड़ा महत्व, तो परिवर्तन ये भी कर रही है, जाहिर है जो अनियमितताएं हैं उसको नियमितता में परिवर्तित कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों को मानव के या धरातल के अनुकूल करने की कोशिश ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति करती है। ठीक है, तो ये तो भौतिक शक्तियों की बात हो गई। इसी तरह से हम जैविक शक्तियों की अगर बात करें तो इन जैविक शक्तियों की वजह से भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस धरातल पर होते रहते हैं। जैसे कई तरह के जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों के साथ आइए हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक तो स्वयं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अपरदन को रोकने का भी काम करती हैं, साथ ही साथ उनमें फ्रैक्चर भी डेवलप करते हैं, यानी जड़ें जकड़ी रहती हैं तो अपरदन कम होता है। और कई बार क्या होती है कि जब जड़ों की साइज़ बढ़ती है, वो उनमें ग्रोथ होती है, तो उनमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है चट्टानों पर, तो चट्टानों में क्रैक डेवलप हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, टूट फूट हो जाती है। उस टूट फूट की वजह से उनका अपरदन आसान हो जाता है, यानी उन चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है, यानी क्रियाशीलता है, ये क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर रही हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं, उनकी जो पेड़ पौधे गिर के सड़ जाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की प्रकृति को परिवर्तित कर देते हैं कि उसमें ह्यूमस के द्वारा ह्यूमस डेवलप होता है सड़ने गलने की वजह से, तो मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से कुछ जीव जंतु होते हैं जो 24 घंटे इस धरातल पर दौड़ते भागते रहते हैं अपने शिकार की तलाश में, अपने चारे की तलाश में, तो उनके पैरों की वजह से या उनके मुंह से घासों के चरने की वजह से भी मिट्टी का अपरदन होता है और अपक्षय होता है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मिट्टी में छेद बना के, बिल बना के उसमें रहते हैं, छेद बना के रहते हैं छिद्र करके, तो क्या करते हैं, मिट्टी को खोखला कर देते हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जैविक कारणों की वजह से इस धरातल पर परिवर्तन का कारण बनती हैं। ठीक है, इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वजह से। तो ये सब अगर परिवर्तन है, इट मीन्स क्रियाशीलता है, वो सब एक्टिव स्टेज में है, राउंड द क्लॉक ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो जैविक शक्तियों के द्वारा भी हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता जितना कि भौतिक शक्तियों की वजह से होता है, लेकिन काफ़ी हद तक इनका भी रोल होता है परिवर्तनशीलता को बनाए रखने के लिए। अब हम बात करेंगे आखिर में मानव शक्ति की। मानव बड़ा चंचल क्या कहते हैं तत्व है इस धरातल का, बड़ा एक्टिव एजेंट है, जिसको हम कह सकते हैं घटक है, जो 24 घंटे कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। अब मानव जो है वो
कभी निर्माण का कार्य करता है, बांधों का बनाना, मकान का बनाना, सड़कों का निर्माण करना। ये सारे निर्माण में कहीं ना कहीं से वो चट्टानें या धरातल की खुदाई करता है, कहीं ना कहीं उसको सेट करता है, कहीं ना कहीं फिट करता है, तो उसकी वजह से धरातल पर परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ जंगल की कटाई करता है, ठीक है, वनों को साफ करता है, खेती का काम करता है, उसकी वजह से बहुत सारे धरातल पर परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मानव बहुत सारे उद्योग धंधों की स्थापना उसने की है, विकास के जो नित नए आयाम तय कर रहा है, तो उस विकास की दौड़ में उसने बहुत सारे वायुमंडल में परिवर्तन कर दिए हैं, धरातल पर बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, यानी वायुमंडल की जो नेचुरल प्रकृति थी उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन इन मानव के औद्योगिक विकास की वजह से हुआ है। अब वो चाहे गाड़ियों के धुएं से हो, चाहे उद्योगों के धुएं से हो, या तमाम तरह के जो कहते हैं फ्यूल्स हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनके जलने, उनके दोहन करने से हुआ। बहरहाल वायुमंडल की संरचना भी इसकी वजह से परिवर्तित हुई, और वर्तमान में हम देखते हैं कि वायुमंडलीय प्रदूषण या हम यूँ कहें जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज विश्व के सामने आ गया है, जिसके लिए मूल रूप से उत्तरदायी मानव की क्रियाएं ही हैं, मानव के क्रियाकलाप ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वयं मानव में भी परिवर्तन होता रहता है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, उसका यानी उत्पत्ति होती है और उसका विकास होता है और उसका विनाश हो जाता है। ये स्वयं उसका जीवन चक्र ऐसा चलता रहता है, तो स्वयं ये परिवर्तनशीलता का द्योतक है। इसके अलावा अगर हम मानव जनसंख्या की बात करें तो प्रारंभ में मानव की जनसंख्या बहुत कम थी। अगर हम बात करें 1850 की, तो उस वक्त जो 5 अरब जनसंख्या थी, अब वो 2000 में बढ़ के 6 अरब से ज़्यादा हो गई 2001 में, और 2011 की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो जो है वो 7 अरब के आसपास पहुंच गई वो जनसंख्या। तो क्या हुआ, निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह से मनुष्य क्या करता है कि झोपड़ी बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए, तो ये सब क्या हैं, परिवर्तन के इंडिकेटर्स हैं, परिवर्तनशीलता के ये सब पैमाने हैं, इंडिकेटर्स हैं। ये सारे परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन नटशेल बात करें कि जैसे हमने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ इस धरातल पर स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे धीमी गति से हो, चाहे तीव्र गति से हो, जिसमें हमने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए कि ऋतुओं का होना, दिन रात का होना, आंधी तूफान, ओस पाला, बादल का निर्माण होना, नदियों का प्रवाह होना जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसी तरह से ग्लेशियर का पिघलना और उनके द्वारा अपर्दन करना, विभिन्न प्रकार की जैविक शक्तियों के द्वारा परिवर्तन होना, स्वयं मानव के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन करना, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि इस धरातल पर प्रतिक्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक तत्व जो है वो एक एक घटक, एक एक एजेंट जो है वो निरंतर क्रियाशील अवस्था में रहता है, कभी वो स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। तो ये था हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। बाकी सिद्धांत जो हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।